हेलो गाइस। गाइस, अभी तक हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शंस। ठीक है गाइस। गाइस, जो अभी तक हमने पढ़ा वो सिर्फ एक पार्ट था डेरिवेटिव का। अगर मैं आपको कहूं कि मेन जो डेरिवेटिव का मतलब होता है वो ऑप्शन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो जो डेरिवेटिव का मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑप्शंस ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस, पे आउट या पे ऑफ इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शंस प्राइसिंग और ऑप्शन गीक्स और यूसेज ऑफ ऑप्शंस। ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं बेसिक ऑफ ऑप्शंस। गाइस, ऑप्शंस अगर हम देखें तो अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, एक देसी भाषा में समझाऊं कि ऑप्शन क्या है, तो मैं तो कहूंगा कि ऑप्शंस का मतलब ऑप्शंस मीन्स, अगर मान लीजिए बाजार में मेरे को ये प्रिडिक्ट करने में मुश्किल हो रही है कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या बाजार यहाँ से नीचे जाएगा, या फिर ना तो बाजार ऊपर जाएगा और ना ही बाजार नीचे जाएगा, बस एक छोटी सी रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है। तो मैं ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने फ्यूचर बाय किया कि चलो भाई बाजार ऊपर जाएगा लेकिन बाजार नीचे चला गया, ठीक है। लेकिन या फिर मैंने कहूँ मैंने प्रिडिक्ट किया कि बाजार नीचे जाएगा और बाजार ऊपर चला गया, ठीक है। और मैंने प्रिडिक्ट किया कि बाजार ऐसे 5% ऊपर या 5% नीचे जाएगा, लेकिन बाजार वहीं 1% के ऊपर नीचे करता रहता है। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती तो हम क्या करते हैं? सहारा लेते हैं ऑप्शंस का। कई ऑप्शंस में लोग, वैसे कहूं तो ऑप्शन एक प्रोडक्ट है, एक हेज इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आजकल इसको एज ए ट्रेडिंग की तरह बहुत यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए मैंने एक ट्रेड लिया और मैंने बाय पोजीशन क्रिएट करी, ठीक है। लेकिन मुझे डर लग रहा है यार बाजार नीचे भी तो जा सकता है, मेरी एक्सपेक्टेशन जरूरी थोड़ी 100% राइट हो। तो लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मैं खाली तो नहीं बैठ सकता, तो मैंने ट्रेड लिया, सपोज मैंने बाय का पोजीशन लिया, तो वहीं मैं क्या करता हूँ ऑप्शंस के माध्यम से ऑप्शंस को लेकर मैं एक मंदी की पोजीशन भी उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो जब जैसे मैंने अभी ट्रेड लिया तो थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आ जाएगा गाइस कि मेरा मेरा जो ट्रेड है वो मेरे फेवर में है या मेरे अनफेवर में है, ठीक है। अगर मेरे फेवर में है तो मैं उस ऑप्शन से क्या करूंगा, या तो उसमें बना रहूंगा। तो अगर मेरे ट्रेड फेवर में है, मैंने अगर मान लीजिए पोजीशन बाई के ली थी और ऑप्शंस में मैंने मंदी खेली है, पर जो ऑल ओवर ट्रेंड है वो मेरे फेवर में है, तो मैं चाहूँ तो उस ऑप्शन को हटाऊं या चाहूँ तो उसको पढ़ा रहने तो कोई बात नहीं, मेरा एज ए हैज की तरह यूज हो जाएगा। लेकिन अगर पोजीशन मेरे रिवर्स में हो जाती है, मेरे लिए अनफेवरेबल हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को काट दूंगा और अपने ऑप्शंस में बना रहूंगा। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप एक ह्यूज लॉस से बच जाते हैं और आप डिसाइड कर पाते हैं एटलीस्ट कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपके फेवर में है या आपकी नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी थिंकिंग और मार्केट की थिंकिंग किसी दिन मैच नहीं हो रही, तो आप डेफिनेटली उस दिन स्टॉप लॉस लेने वाले हो या लॉस लेने वाले हो, ठीक है। तो आपकी थिंकिंग और मार्केट की थिंकिंग का मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मार्केट अप है, तो अगर मार्केट वास्तव में अप जा रहा है तो आप विन विन सिचुएशन में रहोगे, क्योंकि सारा खेल देखा जाए तो शेयर मार्केट में है तो प्रोबेबिलिटी गई, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट राइट होती है। हायर द प्रोबेबिलिटी जो होगी,
आपकी विन की होगी तो आप जीतेंगे, अगर आपकी हायर द प्रोबेबिलिटी मार्केट से मैच नहीं होगी तो आप मनी को लूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क्या कहता है, एज अ सीन इन अर्लियर सेक्शन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट is a commitment to buy and sell. The underline has a linear payoff which indicate unlimited losses or profit. ठीक है, तो हम जब फ्यूचर में बाय करते हैं तो फ्यूचर हमें क्या बताता है, तो या तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा या आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, पे ऑफ चार्ट अगर हमने पीछे पढ़ा था, ऊपर हमने देखा था कि अगर हम बाय की पोजीशन बनाते हैं तो अगर बाय की पोजीशन से हमारा प्राइस नीचे आता है तो हमें लॉस होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, ये है पे ऑफ चार्ट है। देखिए मैंने लिया है रिलायंस का स्टॉक, एक मिनट, हाँ मैंने लिया है रिलायंस का स्टॉक और रिलायंस का करंट भाव चल रहा है 2575 रुपए। ठीक है, और जून 22 का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका फ्यूचर प्राइस चल रहा है 2583। स्पॉट का भाव क्या चल रहा है 75 और फ्यूचर का चल रहा है 83। ठीक है, और मैंने इसमें पोजीशन बनाई है बाय की, मैंने बाय पे क्लिक किया और ऐड पोजीशन पे क्लिक किया। तो अगर प्राइस है, अभी का भाव चल रहा है 2583, अगर प्राइस 2583 है, 2583 ये रहा 2583, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं 2583, ये रहा 2583, ठीक है, नीचे ये, ठीक है ना। तो अगर प्राइस 2583 से ऊपर जाता रहेगा, ऊपर तो आप देखिए मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होता चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं प्राइस मेरे रिवर्स में गया तो देखिए मुझे कितना लॉस झेलना पड़ सकता है। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए मैं ये पोजीशन इनवर्स बना दूं, अगर मान लीजिए फ्यूचर में बाय नहीं किया हुआ, सपोज मान लीजिए मैंने सेल किया हुआ है, मॉडिफाई कर दूं, तो प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। देखिए प्राइस जितना नीचे जाएगा, देखिए 2500 से कम हुआ और ये अगर यहाँ पे प्राइस 2000 के 2100 के आसपास पहुंच गया तो मुझे प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज मुझे इसके अंदर 1,22,625 की आ रही है। वहीं प्राइस अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे लॉस होगा। तो अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर प्राइस आपके फेवर में चला गया तो आप विन विन सिचुएशन में हो, लेकिन बाय चांस अगर प्राइस आपके अनफेवरेबल में गया तो आप ह्यूज लॉस कर सकते हो। तो इसी लॉस को आप ऑप्शन के यूज करके इस लॉस को मिनिमाइज करते हो, इस लॉस को जो है कम करते हो। लॉस जीरो नहीं कर सकते आप, थोड़ा बहुत लॉस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप अपने लॉस को भी मिनिमाइज नहीं, जीरो भी कर सकते हैं। बट जब आप लॉस को जीरो करेंगे तो आप देखेंगे आगे जाके आपके प्रॉफिट भी जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका लॉस आपके अनफेवरेबल डायरेक्शन में अगर गया तो इसको कम करता है ऑप्शंस। ठीक है, अब आइए पे ऑफ चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। some market participant desire to ride upside and restrict the losses. Accordingly, options emerge as a financial instrument which restricted the losses. Restrict मैंने बोला ना, आपके लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है क्या, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शंस। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे हैं एन ऑप्शन इज अ कंटेंट गिवर। अच्छा जी, अब आप सुनिए, ये बहुत जरूरी है समझना आपको। देखिए ऑप्शन के अंदर ना 4 बंदे होते हैं, आप चाहें तो कॉपी पेन पे लिख लें। ठीक है, 2 बंदे होते हैं, एक का नाम होता है कॉल बायर, एक का नाम होता है पुट बायर। ठीक है, और एक वहीं दूसरी जगह इनके सेलर्स भी होंगे, तो एक जगह हो जाएगा कॉल सेलर और एक हो जाएगा पुट सेलर। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाई है, फर्स्ट डेफिनेशन में भी पढ़ाई है। जो ऑप्शंस के अंदर बायर होते हैं उनका क्या होता है, राइट होता है उनके पास। ठीक है, अब वो चाहे तो उस राइट को एक्सरसाइज करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जो सेलर होता है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है, उसको उस ऑब्लिगेशन को पूरा करना ही करना होता है। ठीक है, और जो बायर होता है वो हमेशा क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, और वहीं जो सेलर होता है वो प्रीमियम को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ऑब्लिगेशन जो है उसका फिक्स हो जाता है कि इस प्रीमियम को लेकर वो उस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करेगा ऑन द एक्सपायरी डेट। तो क्या कहते हैं इसमें, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट gives the right but not an obligation to buy or sell the underlying of asset owner before stated date या मैं कहूँ expiry date। ठीक है,
द पार्टी टेक अ लॉन्ग पोजीशन, अगर कोई पार्टी लॉन्ग पोजीशन में है यानी कि बाय पोजीशन में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायर, या बोलेंगे होल्डर ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। और वहीं अगर कोई शॉर्ट पोजीशन में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेलर या राइटर, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में कहीं कहीं सेलर वर्ड यूज करेगा, कहीं कहीं राइटर यूज करेगा, कहीं कहीं बायर यूज करेगा, कहीं कहीं होल्डर यूज करेगा। तो आपको याद रखना है, बायर बोले तो बायर और होल्डर और या फिर लॉन्ग एक ही बात है, और शॉर्ट, सेलर और राइटर एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली जो जो ऑप्शंस बायर होता है उसके पास राइट हैज नो ऑब्लिगेशन, तो ऑप्शन बायर हैज अ राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन, उसके पास राइट होता है, किस चीज का राइट होता है, अब मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। उसके पास राइट होता है कि वो उस जो जो पैसे दे, अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मतलब मैंने कुछ खरीदा है, मैंने क्या खरीदा है, मैंने राइट खरीदा है, ठीक है, क्या दे करके, अपना ऑप्शन का प्रीमियम दे करके। वहीं वही जो मैंने बेचा, वहीं किसी ने बेचा होगा, अगर मैंने बाय किया तो किसने बेचा होगा, तो जिसने बेचा तो वो जो क्या करेगा, उस ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा और उसको वो प्रीमियम मिल जाएगा जो मैंने उसको दिया है, ठीक है। तो अगर मैं बायर हूं तो सेलर भी कोई होगा, तो जो ऑप्शन सेलर होता है उसका ऑब्लिगेशन हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का, ठीक है। तो ऑप्शन में दो पार्टियां हो गई गाइस, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। जो बायर होता है, जो बायर होता है, ठीक है, उसके उसके पास क्या होता है, राइट टू एक्सेस, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हैं, और जो सेलर होता है उसका ऑब्लिगेशन होता है जो बातें लिखी हैं कॉन्ट्रैक्ट में उसको पूरा करने का, ठीक है। अब आइए, ऑप्शंस में भी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस, ठीक है। तो दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कॉल ऑप्शंस क्या होता है और पुट ऑप्शंस क्या होता है। गाइड्स, अगर मान लीजिए ऑप्शंस, ठीक है, विच गिव्स बायर अ राइट टू बाय द अंडरलाइन एसेट, अभी हम बात कर रहे हैं कॉल कॉल के ऑप्शंस के बायर की। अगर मान लीजिए आप कॉल के ऑप्शन के बायर हैं तो आपके पास राइट है उस अंडरलाइन को खरीदने का, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है। अब चाहूं तो मैं खरीदूं, चाहूं तो ना खरीदूं, चाहूं तो खरीदूं, चाहूं तो ना खरीदूं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑप्शन के सेल का, अगर वहीं मैं बात करूं पुट के ऑप्शन का, तो वहीं पुट के ऑप्शन के पास जो है वो राइट है किसका, राइट है किसका, टू सेल द अंडरलाइन ऑफ एसेट, ठीक है। इसको हम आसानी से समझते हैं पे ऑफ ग्राफ से, आपको समझ में आएगा इजीली, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूं डिलीट, ठीक है, मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब गाइस, सपोज रिलायंस की जगह हम ले लेते हैं निफ्टी, ठीक है, और एक सेकेंड, और निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में आप देखिए गाइस, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपको कॉल बायर और पुट बायर बताऊंगा। गाइस, कॉल बायर और पुट बायर दोनों ही के पास राइट है, राइट टू बाय का। जो कॉल बायर होता है ना उसके पास राइट टू बाय द शेयर होता है, आप लिख लीजिए, कॉल बायर के पास क्या होता है, राइट टू बाय द शेयर, ठीक है। अब मैं आपको कॉल बायर बनकर दिखाता हूं, ठीक है। और कॉल बायर का जो लॉस होगा वो लिमिटेड कहां तक होगा, जो उसने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है वहां तक, उसको उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये निफ्टी है और निफ्टी का स्पॉट का भाव चल रहा है 27/5/2022 को 16,350 के आसपास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं फ्यूचर में नहीं, मैं जाता हूं ऑप्शंस में, ठीक है। अब ऑप्शंस में वो पूछता है कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है। तो कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस के हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, तो भाई ये होती है ऑप्शन चेन। तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं जिनमें हम अपने कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस है 15,300, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी बाजार 16,352 चल रहा है, तो मैं 16,300 के आसपास की कॉल को बाय करता हूँ, ठीक है, 16,000 की कॉल को बाय करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो 16,000, मैंने 16,000 की कॉल को बाय किया है, एक लॉट
और एक लॉट में कितना निफ्टी है आज की डेट में 50। ठीक है, मैंने करी ऐड पोजीशन। ठीक है, तो आप देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो कॉल बायर होता है, कॉल बायर जो होता है उसको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना उसने प्रीमियम पे किया। तो यहाँ पे देखिए 16,000 की कॉल को, कॉल के लिए मैंने पे किया 582 रुपये 30 पैसे, और इसको आप गुणा कर दीजिए 50 से। 582 रुपये 30 पैसे इंटू में 50 कितना आ गया 29,115। तो कॉल बायर को हमेशा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 29,115। ठीक है, और वहीं अगर मैं कहूं कि उसको, उसका जो ब्रेक इवन होगा वो क्या होगा, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसका जो ब्रेक इवन होगा वो क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस और प्लस स्ट्राइक प्राइस प्लस जो उसने अपना प्रीमियम पे किया, यानी कि 16,000 प्लस में 582 रुपये 30 पैसे, तो वो उसका ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है, अब बाजार मान लीजिए ये ब्रेक इवन आ गया ना 16,583, ये है ब्रेक इवन 16,583। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूंगा, अगर मान लीजिए बाजार यहाँ से चाहे मैं कहूँ गड्ढे में चला जाए, कहीं भी चला जाए, मेरे को भगवान भी 16,001 जो मैंने प्रीमियम पे किया है 29,115 से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकता। देखिए निफ्टी 14,000 हो गया, 13,000 हो गया। ठीक है, देखिए मैंने 12,000 तक कर दिया, लेकिन मुझे 29,115 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। वहीं अगर बाजार ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड। प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड। मेरे को प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो जो कॉल बायर होता है, जो कॉल बायर होता है वो जो ऑप्शन पे करता है, या जो पुट बायर होता है, हम कॉल बायर की बात कर रहे हैं, तो जो कॉल बायर होता है वो जो ऑप्शन पे करता है उसको मैक्सिमम लॉस उतना ही हो सकता है जितना उसने ऑप्शन का प्राइस पे किया है, और प्रॉफिट हो सकता है वो उसको अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड हो सकता है ऑन एक्सपायरी तक। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यही चीज मैं पुट सेलर के लिए आपको समझाऊं, ठीक है, अब मैं कॉल की बजाय पुट पुट सेलर, पुट बायर बन जाता हूँ। ठीक है, तो आप इधर देखिए अब क्या होगा कि बाजार जितना जितना, अच्छा कॉल बायर होता है उसके पास राइट होता है शेयर खरीदने का, शेयर खरीदने का राइट होता है, और जो पुट बायर होता है उसके पास राइट होता है शेयर बेचने का। ठीक है, तो अब मैंने 16,000 की 241 रुपये 50 पैसे पे एक पुट खरीद ली, तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना मैंने प्रीमियम पे किया, और प्रीमियम मैंने कितना पे किया 241 रुपये 50 पैसे, और 241 रुपये 50 पैसे को अगर मैं गुणा करूं 50 से तो वही 12,062 आएगा। तो मुझे 12,062 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो पुट बायर जो होता है उसको प्रॉफिट कब होगा, जब बाजार नीचे जाएगा। तो जैसे जैसे बाजार नीचे जाता रहेगा उसको प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन अगर बाजार ऊपर चला गया तो उसको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 12,062 रुपये का ही होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो कॉल बायर होता है, जो कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है उसके पास क्या होता है, राइट टू बाय, राइट टू बाय। और जो पुट ऑप्शन का जो बायर होता है उसके पास क्या होता है, राइट टू सेल। ठीक है, अब आइए ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज पे। इसके बारे में मैं अभी जब क्वेश्चन आएंगे, हर अंडरलाइन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऑप्शन में टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। देखिए इसने निफ्टी के कॉल ऑप्शन की बात करी है मेरे से। ठीक है, हमने वो कब की, 7 मार्च 2008 की, और हम जो यहाँ बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे निफ्टी की 30 जून 2022 की। ठीक है, वहीं ये बात किसकी कर रहा है, 7 मार्च 2018 की। ये इंडेक्स की बात कर रहा है निफ्टी 50 की, और इसने क्या करा है 10,000 की स्ट्राइक प्राइस ली है, कॉल ऑप्शन लिया है, जिसका ओपन हर जो ऑप्शन होता है ना गाइस वो सारे दिन ट्रेड होता रहता है। अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर गया तो ऑप्शन का प्राइस भी मूवमेंट करता रहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ऑप्शन जो मूव होते हैं अपने अंडरलाइन की प्राइस से बेस होते हैं। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका प्राइस भी ऊपर जाएगा,
जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाएगा तो आपका प्राइस भी नीचे जाएगा उस पर्टिकुलर किसका, ऑप्शन का। ठीक है, तो हर ऑप्शन का एक हाई भी होता है, लो भी होता है। उसका ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, उस 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 स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग जो हैं उन अभी सौदा जो है ओपन है, मतलब कुछ जो सौदा ओपन है, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोगों ने अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने क्लोज नहीं किए हैं। देखिए मैं बताऊं, ये आपको कहाँ मिलेगा, ओपन पोजीशन इसमें नहीं आती क्या? नहीं, तो ओपन पोजीशन भी का मतलब क्या है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे 14,941 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वादा किया हुआ है और अभी वो जो अपना वादा है वो एक्सपायरी की डेट को पूरा करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन वैल्यू मतलब स्पॉट का प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, तो अभी निफ्टी के पुट पे आ गए कि निफ्टी के ऊपर कॉल के बारे में बताया, पुट के बारे में बताया सेम। ठीक है, अब वही इंडेक्स ऑप्शन क्या होते हैं, वही निफ्टी 50 सेंसेक्स। स्टॉक ऑप्शन क्या होते हैं, जो मैंने आपको रिलायंस का ऑप्शन दिया, जिन्होंने ओएनजीसी और एनटीपीसी के एग्जांपल दिया, ये भी कंपनीज है। ठीक है, बायर ऑफ एन ऑप्शन कौन सा होता है, जिसके पास राइट होता है, क्या होता है, ऑब्लिगेशन, या वो चाहे तो उसको एक्सरसाइज करे, वो चाहे तो उसको एक्सरसाइज ना करे। तो क्या लिखा है, द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज हु हैज राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ठीक है, उसके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, तो चाहे तो उसको करे ना करे, क्योंकि उसने ये जो राइट है वो पैसे देकर खरीदा है, और पैसे किसको दिए हैं, ऑप्शन सेलर को। वहीं ऑप्शन राइटर जो क्या होता है, उसको पैसे मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ऑप्शन बायर से। अब उसको जो पैसा मिला है कुछ, तो उसको वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं ऑप्शन सेलर के पास क्या आ जाता है, ऑप्शन सेलर के पास आ जाता है ऑब्लिगेशन। ठीक है, अच्छा जी, और जो अच्छा जी, जो हमारे जो ये ऑप्शंस होते हैं ना गाइस, इसको यूरोपियन ऑप्शंस कहते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस जो है नहीं कहते, यूरोपियन ऑप्शंस कहते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, द ओनर ऑफ सच ऑप्शंस कैन एक्सरसाइज द राइट एट द टाइम ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे अमेरिकन ऑप्शन कहा। और एंड द ओनर ऑफ सच ऑप्शन कैन राइट ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट, मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आप अपना जो सौदा है, ठीक है, बिफोर एनी टाइम, एक्सपायरी से पहले एक्सरसाइज कर लेते हो, तो उन्होंने अमेरिकन ऑप्शन कहा है, और अगर एक्सपायरी पर करते हो तो वो यूरोपियन ऑप्शन उन्होंने कहा है। मतलब सीधा सीधा सा ये है, मान लीजिए मैं आपको बताया था कि फ्यूचर्स जो डेरिवेटिव में क्या होता है कि एक्सपायरी डेट होती है, अगर आपने अपने एक्सपायरी डेट को सारे कॉन्ट्रैक्ट सेटल करे तो वो यूरोपियन कॉल ऑप्शन हो गए। लेकिन अगर आपने एक्सपायरी की डेट से पहले ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, ठीक है, तो वो अमेरिकन ऑप्शन आप कहलाओगे। लॉट साइज क्या होता है, पर्टिकुलर एसेट्स में आप चले जाइए, जो भी लॉट साइज होगा वो वहाँ डिफाइन होगा। ठीक है, ऑप्शन प्राइजेस क्या होते हैं, ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम एक ही है, जो उस स्ट्राइक प्राइस का जो भाव चल रहा होता है, मैंने अभी आपको बताया था भाव, ये जो भाव चल रहा होता है वही उसका प्रीमियम होता है। ठीक है ना, ये 241 रुपये जो है, जो ऑप्शन का भाव है, ऑप्शन का प्रीमियम है, ऑप्शन का प्राइस है। ठीक है, अच्छा जी, एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी डेट वही डेट होती है जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होना होता है। हमारे केस में, इस वाले केस में मैंने आपको बताया था हमारी एक्सपायरी कब है, हमारी एक्सपायरी कब है, हमारी यहाँ देखिए सेलेक्ट द एक्सपायरी लिखा है ना, हमारी एक्सपायरी कब है, 30 जून। और हम जो है 30 जून के लिए ये कॉल ऑप्शन को बाय या सेल कर रहे हैं। ठीक है, और निफ्टी में लेकिन अगर मैं देखूं तो आज क्या है, आज 30 जून है, मतलब आज तो एक्सपायरी है, मतलब आज ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने हैं, ये यूरोपियन कॉल ऑप्शन है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी है, हाँ जी है, ये मैं 7 जुलाई की एक्सपायरी पे आऊँ। ठीक है, तो 30 तारीख को 7 जुलाई की एक्सपायरी का 16,000 का कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो 560 चल रहा है, और पुराना कितना चल रहा था, 241। ठीक है, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, अब आइए, स्पॉट प्राइस क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस, जो मार्केट का प्राइस। एक्सपायरी डेट क्या होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है फ्यूचर, उसके केस में क्या कहते हैं, स्टॉक के केस में वो एक्सपायरी डे होता है। और मान लीजिए थर्सडे को अगर छुट्टी है, थर्सडे को अगर छुट्टी है तो उससे पहले वाला वर्किंग डे हम काउंट करेंगे एक्सपायरी के लिए। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस के लिए आप कॉल या पुट, बायर हो या सेलर हो,
या तो कॉल पुट या बायर होंगे या कॉल पुट या सेलर होंगे। ठीक है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने चूज किया है वो आपका एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा या स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस या प्राइस पर शेयर विच अंडरलाइन सिक्योरिटी में भी परचेज और सोल्ड बाय द ऑप्शन होल्डर। ठीक है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट और एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? देखिए गाइस, अब ये है चीज समझाने की। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, सपोज रिलायंस लेके चलता हूँ। ठीक है, ये अच्छा है कि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन एक्सपायरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जून की एक्सपायरी और आज 7 मई की एक्सपायरी नहीं है, निफ्टी में थी शायद, 1 मिनट, निफ्टी में नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए सपोज हम निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी में मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया 30 जून की। ठीक है, और आज डेट है 27 तारीख। ठीक है, तो करीबन एक्सपायरी में अभी अभी पूरा का पूरा 1 महीना और 3 दिन है, बराबर। ठीक है ना, 1 महीना और 3 दिन है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इन द मनी क्या होता है। देखिए गाइस, स्पॉट का भाव चल रहा है 16,352। ठीक है, और सपोज आप मान लीजिए आज एक्सपायरी है। ठीक है, तो 16,352 लगभग यहाँ पड़ेगा। तो जितनी भी 16,350 से ज्यादा जितनी भी पुट ऑप्शन होगी इस तरफ की, ये सारी इन द मनी के रहेंगी। और कॉल ऑप्शंस की जो होंगी वो सारी इन द मनी ये वाली कहलाएंगी। ठीक है, ये वाली कहलाएंगी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ जी गाइस, तो आप ये देखिए इन द मनी क्या होता है। देखिए मैंने लिया है निफ्टी और एक्सपायरी है 2 जून की। ठीक है, और आप देखिए ये क्या होता है। देखिए गाइस, तो अभी जो निफ्टी चल रहा है वो 16,352 चल रहा है। ठीक है, तो 16,352 की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो ये होगी। ठीक है ना, 16,350 के लिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो साइड होती है ये होती है पुट की, और ये जो साइड होती है ये होती है कॉल की। ठीक है, तो जितनी भी 16,350 से ज्यादा की जो पुट है, जितना भी आप ये हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं गाइस, ये कहलाता है इन द मनी। ऐसे ही कॉल साइड में जितनी जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं ये कहलाता है इन द मनी। और पुट के लिए ये होगा आउट ऑफ मनी, और कॉल के लिए होगा ये आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इन द मनी कॉल ऑप्शन और पुट द मनी क्या कहता है, इन द मनी पुट ऑप्शन। जो इन द मनी पुट ऑप्शन होती है गाइज वो कभी भी एक्सपायरी की डेट पे जीरो नहीं होती, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन होती हैं वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाती है। ठीक है, at the money put option would lead to zero cash flow if the exercise immediately. Therefore, both the call options ATM strike price equal to, अच्छा एटीएम के बाद एटीएम कौन सी होती है गाइस, एट द मनी। एट द मनी कौन सी होती है, ये वाली, जो ये वाली पूरी रो है ना, ये वाली निफ्टी चल रहा है 16,350, इसको कहते हैं एट द मनी। ठीक है, तो इससे ऊपर की कॉल जितनी होंगी ये वाली, ये इन द मनी, और इससे नीचे की जो पुट होंगी सारी वो इन द मनी। ये होगी आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन और ये आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है गाइस, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली दो चीजों से बनी होती है। एक शेयर का वो प्राइस जो वो है उस ऑप्शन का, जो ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जो उसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 100 है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वो जो 100 है, वो जो प्राइस है उसके अंदर उस इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। ठीक है, तो जो ऑप्शन का जो प्रीमियम जो बना होता है वो दो तरीके से बना होता है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मान लीजिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो 283 रुपये है ये वाला, देखिए इसमें मैंने हाईलाइट, कोई भी जो पूरा ये लास्ट डेट प्राइस है ये प्रीमियम के भाव है। ठीक है, अगर
ये 283 रुपये जो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू से भी बना हुआ है और टाइम वैल्यू को जोड़ करके 283 रुपये आया हुआ है। अब एक्सपायरी पे अगर मान लीजिए ये इन द मनी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी हो जाती है तो ये जो वैल्यू आपको 99 रुपये दिख रही है और अगर बाजार ही रहता है ऑन एक्सपायरी तो 99 रुपये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जीरो नहीं होगा, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनी रहेगी और टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दी यहाँ पे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स इंपॉर्टेंट। टाइम वैल्यू क्या होती है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है गाइस ओपन इंटरेस्ट, ये इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। यानी कि इस सौदे में 35,865 सौदे ओपन है और आज की डेट में इतने घट गए। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सौदे कहाँ हैं, सौदे हैं सबसे ज्यादा अगर हम आज की डेट में देखें तो देखिए 78,309 और आज के दिन ही 50,000 सौदे ऐड हुए हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, यानी कि 16,300 के कॉन्ट्रैक्ट पर कितने सौदे ओपन है पुट साइड में, 78,000, सॉरी कॉल साइड में, और पुट साइड में कितने हैं, 79,000। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं गाइस ओपन इंटरेस्ट। कितना है, द टोटल नंबर ऑफ ओपन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अंडरलाइन एसेट। ठीक है, एक्सरसाइज ऑप्शन क्या होते हैं, जिस ऑप्शन को आपने एक्सपायरी पर एक्सरसाइज कर लिया तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएंगे, और आउट ऑफ द मनी हो गए तो वो एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं होंगे। एक्सरसाइज कौन से होंगे, जब वो इन द मनी चले गए। ठीक है, उसके बाद पे ऑफ चार्ट। पे ऑफ चार्ट मैंने आपको दिखा ही दिया। लॉन्ग वाला ऑप्शन क्या होता है, जब आप किसी भी प्राइस को, जब आप किसी भी चीज में बाय करते हो। ठीक है, शॉर्ट ऑप्शन क्या होता है, जब आप उस ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हो। तो देखते हैं, बायर ऑफ एन ऑप्शन इज सेट टू लॉन्ग पोजीशन इज डिस्क्राइब अबव एंड ही एंड शी वुड हैव अ राइट एंड नो ऑब्लिगेशन। उसके पास राइट है कहीं का, या तो शेयर बाय करने का या शेयर सेल करने का। शेयर बाय करने का रेट कब होगा, जब वो कॉल बायर बनेगा, और शेयर सेल करने का रेट कब होगा उसके पास, जब वो पुट बाय करेगा। ऐसे ही शॉर्ट ऑप्शन कौन से होते हैं, जब आप उस ऑप्शन को शॉर्ट करते हो यानी कि सेल करते हो। और जब आप सेल कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का, ना कि राइट। ठीक है, तो जो कॉल ऑप्शन जो कॉल सेलर होगा उसका 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 जो क्या होगा, उसके पास ऑब्लिगेशन होगा किस चीज का, कि उसको कॉल बायर के पास क्या है, राइट टू बाय, तो कॉल सेलर के पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन उस चीज को सेल करने का। पुट बायर के पास क्या है, राइट टू सेल द शेयर, तो पुट सेलर के पास क्या होगा, राइट टू बाय द, ऑब्लिगेशन क्या होगा, उस चीज को बाय करने का। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कॉल ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है। अगर आप कॉल में लॉन्ग होंगे तो आपको कैसे कैसे प्रॉफिट या लॉस होगा, यही चीज मैंने आपको ऑलरेडी उस पी ऑफ चार्ट में शुरू में समझा दी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस 10,500 रुपये है और आप उसमें लॉन्ग बैठे हैं, तो आपको लॉस कब होगा, आपको लॉस कब होगा, जब वो जो भाव है आपके ब्रेक इवन से नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, जब वो भाव आपके ब्रेक इवन से नीचे चला जाएगा, और आपका ब्रेक इवन कितना है, 10,500, और आपने प्रीमियम कितना पे किया है, 115, यानी कि 10,615 से जैसे ही बाजार क्या होगा, नीचे जाना चालू करेगा तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10,600 पे आया, 615 आपका ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन कैसे निकाला, कॉल के केस, बायर के केस में कैसे निकालते हैं, हम उस ऑप्शन को ऐड कर ले, उस जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 10,500 जमा में 115, यानी कि 10,615 से जितना बाजार नीचे जाएगा आपको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा, अप टू जो प्रीमियम आपने पे किया है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो जितना मर्जी भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये पी ऑफ चार्ट मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। ठीक है, हाँ जी गाइस, अब बात करते हैं कॉल शॉर्ट की। कॉल शॉर्ट में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने, अगर आप कॉल, पहले आप कॉल बायर को समझिए। कॉल बायर के केस में मैंने आपको क्या बताया कि जो आपने स्ट्राइक प्राइस प्लस जो आपने प्रीमियम पे किया, आप इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक इवन आ गया 10,615। 10,615 से प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस होगा, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 115। वहीं
अब जितना ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड। ऐसे ही जो कॉल बायर होता है, जो कॉल सेलर होता है, उसके केस में ये चीज उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही बाजार 10,600 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको जो लॉस होगा, कॉल राइटर को जो लॉस होगा, कॉल सेलर को जो लॉस होगा, ठीक है, वो लॉस होना चालू हो जाएगा। और जो प्रॉफिट उसको होगा वो 1,115 रुपये होगा, जो उसने प्रीमियम रिसीव हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए नीचे उसने वही दिखा रखा है। ठीक है, जैसे ही बाजार 10,615 के ऊपर जाएगा तो उसको लॉस होना चालू हो जाएगा, और नीचे रहेगा तो बाजार उसको 115 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो उसने प्रीमियम रिसीव किया है। ये डिस्कशन मैंने आपको जो पहले वीडियो दिखाई थी उसमें ही बता दिया था। सॉरी गाइस। अब बात करते हैं लॉन्ग पुट की। लॉन्ग पुट के केस में मैंने स्ट्राइक प्राइस कितना लिया हुआ है, 10,500। प्रीमियम कितना पे किया हुआ है, 160। तो मेरा जो ब्रेक इवन होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, 10,340। तो जैसे ही बाजार 10,340 के ऊपर जाएगा मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा, और उससे नीचे वाले के जितने भी कॉल ऑप्शन होंगे मेरे को प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। ये उसका पी ऑफ चार्ट है। ऐसे ही पुट के केस में जैसे ही 10,000, इनका जो ब्रेक इवन जो था कितना था हमारा, 10,300 चले, जैसे ही बाजार 10,340 के नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट 10,340 के ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो पुट राइटर के केस में, ठीक है। अब मैं पुट राइटर का केस आपको इसमें दिखा देता हूँ। पुट राइटर का केस मैंने आपको नहीं दिखाया, ठीक है। यह है निफ्टी, और निफ्टी में आज का भाव चल रहा है 16,352, ठीक है, और मैं बनूंगा ऑप्शन में सेलर, ठीक है, और मैं 16,000 की कॉल ऑप्शन को एक बार सेल कर देता हूँ। तो देखिए आपको पी ऑफ चार्ट में यहाँ पे दिखेगा मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, जितना मैंने अपना प्रीमियम क्या किया है, रिसीव किया है। और लॉस कितना होगा, कितना भी हो सकता है, जैसे जैसे मार्केट जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर मान लीजिए मैं इसको मॉडिफाई करके पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करके पुट कर दूं तो जैसे जैसे बाजार ऊपर की ओर, जैसे जैसे बाजार ऊपर की ओर जाएगा मुझे इसमें प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। मॉडिफाई, देखिए जैसे जैसे बाजार जो है मेरे ब्रेक इवन से ऊपर रहेगा तो मुझे प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट कितना, वही 12,000 जितना मैंने प्रीमियम रिसीव किया। और जैसे ही नीचे जाना चालू हो जाएगा तो मुझे लॉस अनलिमिटेड तक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, 1,46,000, ठीक है, अनलिमिटेड लॉस। ओपन पोजीशन मतलब क्या होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस में आपकी पोजीशन ओपन है वो ओपन पोजीशन है, जिस स्ट्राइक प्राइस में आपने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी वो क्लोज पोजीशन है, ठीक है। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, बेसिकली स्मॉल, जो आप और हम जैसे बायर होते हैं या सेलर होते हैं वो लेवरेज का फायदा उठाते हैं। और ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, एक फ्यूचर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मार्जिन में कितना पैसा देना पड़ता है, कम, लेकिन लेकिन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन बायर रिलेटिवली पे स्मॉल प्रीमियम, ठीक है, स्मॉल प्रीमियम, क्योंकि उसके पास तो राइट है, लेकिन जो ऑब्लिगेशन में जो सेलर होता है उसको जो पैसा है वो ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। जो कॉल राइटर होता है उसको जो पैसा देना होता है वो राइटर ज़्यादा देना होता है प्रीमियम का। देखिए मैं इधर बताऊँ, इधर देखिए, यहाँ आप कॉल के सेलर बने हुए हैं, ठीक है, आपने सेल किया हुआ है, तो आपको पैसा कितना देना है, आपको पैसा देना है 93,500, ठीक है। और वहीं अगर मान लीजिए आप इसके बन जाए बायर, ठीक है, तो आपको उतना ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है, 241 इंटू में 50, 12,000 का ही खाली आपको इसमें क्या करना है, प्रीमियम देना है, ठीक है। तो यही मैंने बात करी है। वहीं अगर हम रिस्क और रिटर्न की बात करें तो पुट बायर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पुट बायर का रिस्क होगा या कॉल बायर का रिस्क कितना होगा, जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया। वहीं जो राइटर का जो रिस्क होगा अनलिमिटेड होगा, ठीक है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। तो ये बात उन्होंने यहाँ की हुई है, ठीक है। ऑप्शन प्राइसिंग पर आते हैं, ऑप्शन फंडामेंटल्स पर आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के प्राइसिंग फंडामेंटल क्या है, हमने पहले ही ऊपर पढ़ लिए। ये ऑप्शंस होता है उसमें एटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो वही सब इसमें से जो ऊपर हमने पढ़ा है वही उसने दोबारा से यहाँ पे दे दिया है, ठीक है।
स्ट्राइक प्राइस के बारे में। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे मान लीजिए एक शेयर तेजी से डाउन या तेजी से अप होता है, तो उस केस में क्या होता है, उसकी वॉलेटिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हायर द वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन स्टॉक हायर द प्रीमियम। तो जैसे ही एक स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उसके जो प्रीमियम के भाव होते हैं वो भी फ्लक्चुएट करते हैं। अभी वॉलेटिलिटी कहाँ से देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए, ये है इस स्टॉक से रिलेटेड। आप आ जाइए, देखिए ये इसकी वॉलेटिलिटी है, ये इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी है। इधर ये इसकी वॉलेटिलिटी है। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे जैसे ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होती रहेगी तो आपके ऑप्शन के भाव भी जो है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। ठीक है, बेसिकली जो वॉलेटिलिटी है वो कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए एकदम से शेयर में न्यूज़ कोई पॉजिटिव आई तो उसके ऑप्शन के जो भाव हैं वो बढ़ने लगेंगे। अगर कोई शेयर में जो न्यूज़ आई वो नेगेटिव आई तो उसके पुट के भाव तेजी से बढ़ने लगेंगे। ठीक है, उसके मतलब है टाइम टू एक्सपायरी, हर मैंने बताया है जो एक्सपायरी का टाइम होता है इसमें जितने भी आउट ऑफ द कॉल और आउट ऑफ द पुट ऑप्शन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो रेट इंटरेस्ट ऑफ रेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट का जो है वो ऑप्शंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक के, अगर किसी भी मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट जो हाई होते हैं तो जो आपके जो कॉल और पुट हैं उसके ऑप्शन में भी डिफरेंस होगा। क्या कहता है ये, इंटरेस्ट रेट आर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दे अफेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स हैव ग्रेटर इम्पैक्ट इन ऑप्शन विद इंडिविजुअल स्टॉक and indices compared to options on futures. To put it is simple way, higher interest will be result in case of in the value of call option and decrease in the case of put option। मतलब वो कह रहे हैं जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो कॉल के दाम है वो बढ़ जाएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो जो पुट के दाम है वो घटने लगेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल गाइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल और एक होता है ब्लैक शू मॉडल। ये बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल और ब्लैक शू मॉडल में से जो आज यूज होता है बेसिकली वो होता है ब्लैक शू मॉडल। इसका यूज नहीं होता। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था फ्यूचर में कि हम फ्यूचर की कैसे फेयर वैल्यू निकालते थे, फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर हमने निकाली थी, ऐसे ही ऑप्शन की अगर फेयर वैल्यू निकालनी हो आपको तो हम इन दोनों मेथड का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन रेयरली आता है और ये बहुत टफ होता है, हम खुद छोड़ देते हैं, हमारे सीए के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये काफी टफ होता है। मैं तो कहूँगा आप वो 1 मार्क्स के पीछे पढ़िएगा ही मत, उसे छोड़ दिएगा। ठीक है, अब आइए ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं वो गाइस क्या होते हैं, वो ये बताते हैं कि अगर ठीक है कोई भी जो ऑप्शन होता है उसमें 4 चीजें मिली हुई होती हैं, डेल्टा, गामा, वेगा, रियो और थीटा। ठीक है, इन चारों को मिलकर ही किसी ऑप्शन का प्राइस बनता है। देखिए डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। ठीक है, डेल्टा अब देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो भाव है, ये जो आपको भाव दिख रहा है ये 241 रुपये 25 पैसे, ये इसके अंदर डेल्टा का इफेक्ट है इतना, थीटा का इफेक्ट है इतना, गामा का इफेक्ट है इतना और वेगा का इफेक्ट है इतना। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है गाइस, डेल्टा क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, हायर द डेल्टा हायर विल बी द रिस्क। ठीक है, तो जितना डेल्टा अगर आपका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा समझ लीजिए आप रिस्क के अंदर बैठे हैं, और जितना आपका डेल्टा कम होगा उतना ही समझ लीजिए आपको वॉलेटिलिटी का सामना कम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूँ आपके ऑप्शन का डेल्टा 80 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका भाव शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है तो आपका ऑप्शन का प्राइस 80 रुपये से ऊपर नीचे होगा। ठीक है, 80% से ऊपर नीचे होगा। और डेल्टा प्राइस निकलता कैसे है, जो उसका चेंज इन ऑप्शन प्राइस है और चेंज इन उस अंडरलाइन का एसेट है, आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका डेल्टा निकल जाएगा। और गामा कैसे निकलता है, गामा डिसाइड करता है कि कितना परसेंट चेंज होगा आपके डेल्टा में अगर गामा चेंज होगा। और गामा कैसे निकलता है,
चेंज इन डेल्टा डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, थीटा क्या होता है, थीटा थीटा होता है टाइम डिके ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया टाइम डिके जो होता है उसके अंदर टाइम डिके थीटा। थीटा क्या होता है, वोलेटिलिटी। जो वोलेटिलिटी मैंने आपको बताया ऊपर नीचे होती है स्टॉक में, उसकी वजह से जो प्राइस का मूवमेंट होता है। रियो क्या होता है, रियो होता है बेसिकली आप समझ लीजिए जो रिस्क फ्री रिटर्न उसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है ना, हर ऑप्शन का समझिए एफडी का इंटरेस्ट, तो उसका फैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वो होता है रियो। ठीक है, यूसेज ऑफ ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको बताऊं ट्रेडर इसका जो यूज कर रहा है बेसिकली आज की डेट में, वो उसका ट्रेडिंग वैसे ये यूज तो किया जाता है हेज के लिए, लेकिन आजकल लोग जो ट्रेडर है जो हम जैसे, वो इसको यूज कर रहे हैं एज ए ट्रेडिंग। कर रहे हैं एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन दैट ट्रेडर नीड टू मेक इन ऑप्शन ही वुड ट्रेड in the money, at the money, or out the money. Among other things, a trader must also consider the premium of these three options in order to make an educated decision. ठीक है, तो जो ट्रेडर होता है वो इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी तीनों में ट्रेड करता है पर्सपेक्टिवली। अगर मैं इन द मनी ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं हाई वॉलेटिलिटी देखने को तैयार हूँ। तो क्योंकि इन द मनी का जो डेल्टा होता है वो ऑलवेज 50 से अबव होगा, और एट द मनी का 50 होगा, और आउट ऑफ द मनी का 50 से नीचे होगा, यानी कि 40-30। ठीक है, अगर मैं इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ मतलब मैं ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हूँ। अगर मैं एट द मनी के में हूँ तो मतलब मैं 50% चांसेस पे बैठा हूँ। ठीक है, और वहीं अगर मैं आउट ऑफ द मनी पे हूँ तो इसका मतलब मेरा रिस्क में कम लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब इन्होंने बात करी है किसकी, एनालिसिस ऑफ कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रॉम बायर पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब ये बायर के हिसाब से इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ऊपर जो क्वेश्चन था वही है, कोई खास नहीं है। ठीक है, और ये इन्होंने सेलर के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है, कोई खास नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।